हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले जो हमारा पेपर का सीरीज़ चल रहा था। तो आज जो पेपर है वो है AIAPG ET 2018। ठीक है, तो आज हम जो है इसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि दहावत्य अग्निर्विलवादो तु भिन्न तीव्रो ऊर्ध्व आसुम चा किस विष का लक्षण है। तो ये किस विष का लक्षण है, इसका आंसर क्या होगा? वृश्चिक विष का लक्षण होता है ये। ठीक है, मतलब जो अग्नि के समान जिसमें तीव्र दहा हो और ऊर्ध्व और क्या हो, तीव्र हो, मतलब बहुत जल्दी फैले, तो ये किसका लक्षण है? वृश्चिक विष का है। दूसरा आता है चरक संहिता के अनुसार संज्ञा स्थापन कर्म किस वेग में निर्दिष्ट है। तो यदि आपने मेरा तो चरक संहिता ने संज्ञा स्थापन कर्म किस वेग के लक्षण में बताए हैं। तो संज्ञा स्थापन, यदि आपके यहाँ कोई वेग नहीं बताया है, मतलब यदि सिर्फ किस विष अकेला पूछा है, जांगम स्थान वगैरह नहीं पूछा है, तो स्थावर विष का ही अपन को लगाना होता है। तो संज्ञा स्थापन किस में बताया है? छठे वेग में बताया है ना, ये तो सभी को पता है। पांचवें वेग में इन्होंने क्या बताया है? पांचवें वेग में इन्होंने बताया है केवाच और श्रीष से आशुतन, अंजन और नश्य। ठीक है, AAN ऐसे करके याद किया था। तो आशुतन, अंजन और नश्य ये किस में बताया है? पंचम वेग में बताया है। छठे वेग में इन्होंने वही संज्ञा स्थापन बताया है किससे? गोपित युक्त, रजनी, मंजिष्ठा, मारीच और पीपली से। चौथे वेग में क्या बताया है? कपित्थ रस, कपित्थ रस, मधु और घृत का सेवन। ठीक है, और तीसरे वेग में क्षारा आगत का प्रयोग बताया है। क्षारा आगत का प्रयोग, इसका जो ट्रिक है वो आपको जो गोविंद पारेख के कॉम्पेरेटिव स्टडी के 82 पेज हैं उसमें मैंने इसकी पूरी ट्रिक दी है। सुश्रुत और शरद दोनों के अनुसार आप उससे टैली कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है विष ग्रहण के द्वारा कौन सा धातु दोष सर्वप्रथम दूषित होता है। यदि आपने विष ग्रहण किया है तो सबसे पहले कौन सा धातु और दोष होगा? तो सबसे पहले कौन सी धातु प्रदुष्ट बताई है? रक्त। इसमें जो ऑप्शन है उसमें सबसे पहले रक्त है ना। वैसे सबसे पहले क्या प्रदोष बताया है? रस। रस के बाद होता है रक्त, है ना, पर इसमें रस ऑप्शन नहीं है, इसलिए पहला प्रदोष इसमें कौन सा हो जाएगा? रक्त हो जाएगा। ठीक है, आचार्य चरक के अनुसार कुलज विकार होते हैं। कुलज विकार कौन से बताए गए हैं? कुलज विकार असाध्य बताए गए हैं। उष्ण जल निम्न में से किस व्याधि की चिकित्सा में है ना, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। पीनस में उष्ण जल देते हैं, तृष्णा में हम शीतल जल देंगे, रक्त में अनुष्ण देंगे, मदात्य में भी शीतल देते हैं, पीनस में हम क्या देते हैं? उष्ण जल का प्रयोग करते हैं। वायु सर्वम रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये श्लोक है ना, इस श्लोक का क्या है? वायु विश्वमिदं सर्वम, ये तो सभी को पता होगा। खुड्डास चतुष्पाद अध्याय चरक संहिता के किस चतुष्ट में है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, खुड्डास चतुष्पाद किस अध्याय में आएगा? तो जो खुड्डास चतुष्पाद चैप्टर है वो आएगा आपके निर्देश चतुष्ट में, है ना। तो देखिए, सप्त चतुष्ट का वर्णन है। सप्त चतुष्ट के बारे में सभी जानते होंगे। चरक संहिता के जो चैप्टर हैं उनको सप्त चतुष्ट में डिवाइड किया है। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है BSNL करिए, है ना। तो BSNL से क्या हो जाएगा? भेषज चतुष्ट, जिसमें 1 से 4 चैप्टर आते हैं सूत्र स्थान के, है ना। इसके बाद आता है आपका स्वास्थ्य चतुष्ट, जिसमें 5 से 8 आएंगे। फिर आता है आपका NL से क्या जाएगा? निर्देश चतुष्ट में कौन सा जाएगा? 9 से 12। तो खुड्डास जो होता है वो नवा चैप्टर है। फिर आता है आपका क्रिया, है ना, इसमें L छोटा है। फिर K से आ जाएगा क्रिया चतुष्ट। क्रिया चतुष्ट में 13 से 16 जो स्वेदन वगैरह अध्याय हैं। फिर R से आ जाएगा रोग चतुष्ट, तो इसमें रोग के हैं जो 17 से 20। फिर I से आ जाएगा करिए में I भी छोटा है, सॉरी, है ना। Y से आ जाएगा योजना चतुष्ट, तो योजना चतुष्ट में क्या आ जाएगा? 21 से 24। करिए A में आ जाएगा आपका अन्यपान चतुष्ट।
अन्नपान चतुष्ट में 25 से 26, और जो लास्ट के 2 चैप्टर हैं 29 और 30 उसको बोलते हैं संग्रह द्वय। 25 से 28 जो है वो अन्नपान चतुष्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 7 चतुष्ट हैं ये सूत्र स्थान में आपके चरक में बताए गए हैं। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेतु अवर्तनम किस संदर्भ में कहा गया है। तो हेतु अवर्तनम किस संदर्भ में कहा गया है, स्वभावो परमवाद बताया है चरक ने। ठीक है, निम्न में से कौन सा स्मृति का कारण नहीं है। तो स्मृति के कितने कारण बताए हैं, 8 बताए हैं, जिसमें अभ्यासात होता है, सादृश्यात होता है, सत्व अनुबंधनात् होता है, आवरण से क्या होता है, रुकता है, तो आवरण इसका कारण नहीं है ना। फिर अगला आता है आपका मधुसु श्रेष्ठम नेत्र आमे हरम लघु में रिक्त स्थान में क्या होगा। तो देखिए मधुसु श्रेष्ठम नेत्र आगमन, तो इनमें से कौन, ये 4 प्रकार के क्या है, मधु ही बताए गए हैं, है ना। इनमें से कौन सा मधुर नेत्र रोगों में बताया गया है, तो माक्षिक ना, माक्षिक जो है वो नेत्र रोगों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, जटामानसी भाव प्रकाश निघंटु ने किस वर्ग में सम्मिलित किया है। तो जटामानसी को कपूर आदि वर्ग में सम्मिलित किया है। एक बालक जिसका वजन कम है और पढ़ाई की चिंता रहती है उसके लिए निम्न में से कौन सा द्रव श्रेष्ठ रहेगा। तो देखिए हमको उसको ग्रहण भी करना है ना, और मेध भी देना है ना, और एंटी डिप्रेशन का जो काम करे या एंटी स्ट्रेस का जो काम करे वो भी देना है। ठीक है, तो बेस्ट कौन सा रहेगा, एंटी स्ट्रेस सबको पता है अश्वगंधा, मैथ भी है, ब्रहण भी करेगा, तो इन सब में श्रेष्ठ कौन सा रहेगा, अश्वगंधा रहेगा। त्रिव्रत का वनस्पतिक नाम कौन सा है, तो ओटी से याद कर लिएगा, त्रिव्रत को मैंने ओटी से ही याद किया था, ओपर कुलिनिका टर्पेंथम। ठीक है, फिर अगला आता है आपका ल्यूकोटरीन एंटाएग्नोस्टिक किस व्याधि में मुख्यतः प्रयोग होता है। तो किस व्याधि में एंटाएग्नोस्टिक है, तो किस में प्राप्त होगा, इन्फ्लामेशन में, ऑफकोर्स सोथ में। ठीक है, क्योंकि जो अपनी ल्यूकोसेल्स होती है ना वो इन्फ्लामेशन का काम करती हैं। ठीक है, सर्वरस प्रतनीक भूख कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, जो सभी रसों को दबा देता है। तो यदि नमक यदि नहीं होगा तो चाहे कितने ही आप उसमें मिर्ची डाल लो, अच्छा टेस्ट नहीं आता, और यदि नमक ज़्यादा होगा तो बाकी मसाले कितने ही एक्यूरेट पड़े हों तो भी टेस्ट नहीं आता। तो लवण जो होता है वो सभी रसों को क्या कर देता है, दबा देता है। ठीक है, पित्त सामक रस क्या है, तम का, है ना, तिक्त, मधुर और कसाय, ये इसका जो रेफरेंस है वो सबसे श्रेष्ठ होता है तिक्त, फिर मधुर और फिर कसाय, तम का करके याद किया था। यदि गुण अधिक युक्त है तो पित्त समन करने में असमर्थ होगा। तो पित्त समर्थ कौन सा नहीं करेगा, उष्ण नहीं करेगा, गुरु नहीं करेगा और विशद नहीं करेगा, है ना। अगला है वानस्पत्य, सॉरी इसको अपन सही से समझते हैं, शायद मेरा कुछ गलत भी हो गया है। 16 का आंसर है आपका, 16 का आंसर क्या है, बी। तीक्ष्ण नहीं करेगा, उष्ण नहीं करेगा और लघु पित्त सामक नहीं करते, है ना। तीक्ष्ण तो बढ़ा ही देगा, उष्ण भी पित्त को बढ़ा देगा और लघु भी बढ़ा देगा, क्योंकि मधुर और कसाई क्या है, गुरु रस है। ठीक है, फिर आता है आपका वानस्पत्य। वानस्पत्य में क्या होता है, फल और पुष्प। देखो इसमें 2 मात्रा है, एक होता है वनस्पत्य, तो वनस्पत्य में केवल फल आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आखी मात्रा नहीं हो, जिसमें आखी मात्रा भी हो उसमें फल और पुष्प दोनों आते हैं। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। बॉडी मास इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेली बेसिस पे भी, और इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। मीटर स्क्वायर में एक तो कन्फ्यूज़न होता है और ऊपर नीचे में, तो WH करके याद कर लिएगा और इसको मीटर स्क्वायर। ठीक है, W को ऊपर करना है और M को नीचे करना है, तो इससे आपको याद हो जाएगा। मीटर में क्या होती है, हाइट, तो एक तो आपको यहाँ क्लियर हो गया कि सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में स्क्वायर लेना है। दूसरा वेट हो जाएगा, तो वेट तो केजी में ही जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेट केजी, वेट केजी में और हाइट मीटर स्क्वायर। ठीक है, हाइट का स्क्वायर जो मीटर में होगा। फिर अगला है विच अमंग द फॉलोइंग वैक्सीन इज नॉट अ लाइव एंट्यूनेटेड वैक्सीन। ठीक है, कौन सी वैक्सीन लाइव वैक्सीन नहीं होती, तो जो इंजेक्टेबल पोलियो वायरस होता है वो लाइव नहीं होता, ओरल वाला
लाइव होता है, BCG लाइव होता है, मीजल्स वाला भी लाइव होता है। अगला है घन कृष्णा अरुणा श्रृंगी चूर्णे छोद्रेन संयुक्तम शिशोः ज्वर अतिसारघ्नम श्वास कास वर्मी हरेत। तो देखिए ये किसके लिए आया है। सबसे पहले तो ज्वर में, अतिसार में, श्वास का, सब में, इन सब में क्या यूज़ किया जाता है, ये तो अपना अतिसार में यूज़ किया जाता है ना, तो ये तो हट ही गया। कुमार कल्याण रस संवर्धन के लिए यूज़ किया जाता है ना, अतिसार वगैरह में नहीं है। गात्र दोषा चूर्ण मैंने तो नहीं सुना है। बाल चतुर्भुज चूर्ण ही होता है और इसी में 4 चीज़ें होती हैं, PANK ना, पीपली, अतिविषा, नागरमोथा और कर्कट संधि। तो घन कृष्णा अरुणा श्रृंगी ये जो इसी के पर्याय बताए गए हैं, इसको आपको मधु के साथ देना है और ये क्या करता है आपका ज्वर अतिसार कास में होता है। तो ये किसके लिए आया है आपका बाल चतुर्भुज चूर्ण के लिए आया है। अगला है निम्न में से कौन सा गुल्म रोग का अधिष्ठान है। तो गुल्म के कितने अधिष्ठान बताए गए हैं, 5 अधिष्ठान बताए गए हैं जिसमें हृदय है ना। प्रमेय के संबंध में समक्रियात्मक, विषम क्रियात्वाद और महतात्व के 2 अनुबंध का क्रमशः क्रम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो समक्रिया किस में करेंगे, कफ में करेंगे, विषम क्रिया पित्त में होती है और महात्य होने के कारण जो वातज प्रमेय होती हैं वो असाध्य होती हैं। तो समक्रिया होने के कारण कफ साध्य है, पित्त विषम क्रिया होने के कारण याप्य है और वात जो है वो असाध्य है ना। तो पहला आंसर होगा। अष्टांग हृदय के अनुसार सासूल प्रवाहिका में बाल बिल्व योग का अनुपान होता है। तो अष्टांग संग्रह ने बाल बिल्व योग में क्या बताया है, गुड़ और तेल। ठीक है, क्या बताया है, गुड़ और तेल बताया है। A case is presented with the triad of the severe peptic ulceration, gastric acid hypersecretion and non-beta isolate cell tumor. Name the probable diagnosis. तो इसका डायग्नोसिस क्या बनेगा। तो देखो क्या है, उसमें 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों का ट्रायड बताया है। सबसे पहले क्या है, पेप्टिक अल्सरेशन है, गैस्ट्रिक हाइपरसिक्रेशन है और सेल ट्यूमर है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम तो है ही नहीं, है ना। गुलियन बेरे सिंड्रोम GBS होता है, ये एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसीज़ होता है जिसमें पैरालिसिस होने की संभावना होती है और पैर की नर्व जो रहती हैं वो वीक होती जाती हैं। ठीक है, इस समय GBS बहुत फैल रहा है। तो गुलियन बेरे सिंड्रोम भी नहीं है ना। अब बच्चे 2 सिंड्रोम आपके, जोलिंजर इल्सन सिंड्रोम और गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़। तो देखिए पेप्टिक अल्सर है, पर अपन को पता है कि जो GERD होती है उसमें कोई ट्यूमर नहीं होता है ना। ये तो जो एसिड रिफ्लेक्स है वो बार बार खाना ऊपर आता है, तो ये भी नहीं है। तो आंसर अकेला बचा B, है ना। तो कई बार क्या होता है, जैसे अपन को इन 3 के बारे में पता था, इसके बारे में नहीं पता था, तो वो ऑटोमेटिकली आंसर आपका निकल आता है। ठीक है, तो अपन जोलिंजर इल्सन सिंड्रोम के बारे में कुछ देख लेते हैं थोड़ा। तो ये जो जोलिंजर इल्सन सिंड्रोम होता है वो बेसिकली एक रेयर डिसऑर्डर है। ठीक है, ये मैलिग्नेंट भी हो सकता है। ठीक है, इसमें वही 3 चीज़ें जो मेन होता है, एक तो हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा, गैस्ट्रिक हाइपर सिक्रेशन होता है जिसके कारण क्या होता है, पेप्टिक अल्सर बन जाते हैं, उसके कारण डायरिया होता है, ट्यूमर हो जाता है। ठीक है, गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर भी हो जाता है जिसको गैस्ट्रिनोमा बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो मेनली सिम्टम होते हैं वही पेप्टिक अल्सर होगा, डायरिया होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, वेट लॉस होगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, है ना। तो यही सब इसमें होता है। सर्जरी, कीमोथेरेपी, यही इसकी ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन जो है, मेन कॉम्प्लिकेशन एक तो परफोरेशन हो सकता है क्योंकि हाइपर सिक्रेशन भी है, अल्सरेशन है तो परफोरेशन हो सकता है, ट्यूमर है तो ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, सीवियर ब्लीडिंग होती है, तो ये सब इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो आई होप इसके बारे में अब आपको पता चल गया है ना। अब कभी आए तो आप लगा सकते हैं। 1 मास तक शिलाजीत का सेवन गोमूत्र में किए जाने का निर्देश किस व्याधि की चिकित्सा में है। तो किस व्याधि की चिकित्सा में है, ये तो सबको पता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसका आंसर है कुंभ कामला, है ना।
तो 1 मास तक गोमूत्र शिलाजीत के साथ किस में दिया गया है? कुंभ कामला में दिया गया है। चरक संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रसायन अपस्मार की चिकित्सा में वर्णित होता है? तो अपस्मार की चिकित्सा में तेल और लहसुन रसायन बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ज्वर मुक्त का नहीं है? तो देखो, सिरों में लघुता होती है, स्वेद आता है, मुखपाक होता है, जो जो आपको होता है ना, आप वही लगे, आपको नहीं है स्लो क्या, क्लम नहीं होता है ना, थकावट नहीं होती, तो लघुता होगी तो क्लम नहीं होगा, तो आंसर क्या लगेगा इसका? डी। फिर अगला है, अगला क्वेश्चन देखिए, कुष्ठ चिकित्सा में पटोल मूलादि योग द्वारा शोधन के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा पथ्य प्रयोग किया जाता है? तो यदि कुष्ठ चिकित्सा है उसमें पटोल मूलादि योग में कौन सा पथ्य प्रयोग बताया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुराण साल्य ओदन के साथ जांगल मास रस बताया गया है। ठीक है, यदि वातिक गुल्म के रोगी को पित्त की अधिकता से संताप हो रहा है तो कौन सी चिकित्सा विधि का प्रयोग करना है? सा स्नेह अनुलोमन का। ठीक है, यदि वातिक गुल्म है और उसको पित्त की अधिकता के साथ संताप है तो उसको सा स्नेह अनुलोमन देना है। आयुर्वेद अनुसार निम्नलिखित में से किस उपद्रव्य के उपस्थित हो जाने पर उदर रोगी अचिकित्स माना गया है? कौन सा उपद्रव्य आएगा तो रोगी अचिकित्स हो जाएगा, मतलब रोगी को अपन को असाध्य बना दिया है, तो कौन सा एक उपद्रव्य है? श्वास। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 2-3 पेपर्स में आया है। ठीक है, कि किस उपद्रव्य का उदर रोगी असाध्य हो जाता है? तो श्वास उपद्रव्य का रोगी असाध्य हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विरेचन उपवास निम्नलिखित में से किसके चिकित्सार्थ प्रयोग होते हैं? तो किसके चिकित्सार्थ प्रयोग बताए गए हैं? विरेचन और उपवास मास मेदगत ज्वर में बताए गए हैं ना। नेक्स्ट पे आते हैं, सुश्रुत ने क्रमी संभवा किस कुष्ठ को कहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। क्रमी संभवा कुष्ठ एक ही को बताया गया है, अस्थि मज्जागत कुष्ठ है, अस्थि मज्जागत कुष्ठ को क्रमी संभव बताया गया है। डलहन के अनुसार मृत्सन्न का अर्थ क्या होता है? पिच्छल। ठीक है, यहाँ मृत्सन्न डलहन ने किसको बोला है? पिच्छल को बोला है। यदि किसी व्यक्ति में पिपासा परिदाह अम्लोदगार PPA याद रखना मिलता है तो उसमें दोषों की स्थिति क्या होगी? उसमें दोषों की स्थिति क्या होती है? पित्त प्रकोप, है ना। वाक प्रवृत्ति किसका कार्य है? तो वाक प्रवृत्ति प्रत्नोर्जा, ये किसका कर्म है? उदान वायु का। निम्नलिखित में से कौन सा कारण दोषों को शाखा से कोष्ठ में ले जाने के लिए उत्तरदायी होता है? एक जो एक्स्ट्रा कारण है वो होता है आपका पाक, है ना। यदि दोषों का पाक हो जाएगा तो शाखा से कहाँ पहुंच जाते हैं? कोष्ठ में पहुंच जाते हैं। चरक संहिता के अनुसार मेदोवह स्रोतस का मूल क्या बताया गया है? तो मेदोवह स्रोतस का मूल क्या बताया गया है आपका? वक्र और वपावहन। द प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल विद द डिसीज इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड प्रिवरेंस, है ना, कि कितना पोर्शन इंडिविजुअल का इस डिसीज से इफेक्टेड है तो उसको क्या बोलते हैं? इसका प्रिवरेंस इतना है। स्टैटिकल ग्राफ दैट इलुस्ट्रेटेड न्यूमेरिकल प्रपोर्शन इन अ सर्कल इज कॉल्ड पाई चार्ट, है ना। देखो ये है जो इस टाइप का चार्ट बनता है वो क्या कहलाता है? पाई चार्ट। फिर अगला क्या है? क्लिनिकल ट्रायल कंसिस्ट, कितने फेज लगते हैं क्लिनिकल ट्रायल के? सभी को पता है, 4 फेज। कौन सा प्रमाण त्रिकाल का ज्ञान नहीं देता? कौन सा प्रमाण त्रिकाल का ज्ञान नहीं देता? प्रत्यक्ष नहीं देता, युक्ति देती है, अनुमान देता, आप्तोपदेश देता। आचार्य चरक के अनुसार वृक्क की उत्पत्ति किससे हुई है? तो वृक्क की उत्पत्ति जो है रक्त और रमेश, है ना, रक्त और मेद के रमे से, तो रक्त और मेद से वक्र की उत्पत्ति हुई है। कर्मा से जीवा की उत्पत्ति हुई है। निम्नलिखित में से सही मिलान करें। तो देखिए यहाँ अपना टेबल है, इसको हमको सही मिलान करना है कि किस 6 में कौन सा होता है। तो देखिए ये जो जो कंफ्यूजिंग वाले हैं ना, ये इन्होंने दिए हैं। तो देखिए सबसे पहले संधि शैथिल्य की बात करें तो संधि शैथिल्य में था आ रहा है, तो हमने याद किया था अस्थि,
है ना। तो ए का क्या है, सेकंड, तो ए का सेकंड इसमें है और इसमें है, ठीक है। संधि शून्यता, संधि शून्यता की बात करें तो संधि शून्यता किस में आती है, संधि शून्यता का आंसर था मेद 6, है ना। मेद 6 में संधि शून्यता आती है। तो बी का क्या जाएगा, फोर्थ, तो बी का क्या है, फोर्थ, ये भी बी का फोर्थ है। फिर संधि सौशर्य, संधि सौशर्य किस में होता है, मज्जा 6 में। मज्जा 6 का एक लक्षण क्या बताया गया है, संधि सौशर्य, मतलब जो अस्थियां हैं वो क्षीण हो जाएंगी, अस्थि सौशर्य, थोड़ी अस्थि सौशर्य में क्या होता है, मज्जा, मज्जा 6 बताया है। तो तीसरा, तो मज्जा यदि कमजोर होगी तो संधि क्या हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी। और संधि स्फुटन किस में होता है, तो संधि स्फुटन किस में बताया है आपका, मेद 6 में। हाँ, थोड़ा कन्फ्यूज़न है, वही मैं सोच रही थी कि संधि स्फुटन मेद 6 में आएगा। तो देखिए मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ, ये इन्होंने यहाँ भी आंसर की में थोड़ा कन्फ्यूज़न कर दिया है। तो देखो संधि शैथिल्य तो अपना सही है ना, अस्थि में आएगा। संधि शून्यता आती है आपकी मास 6 में, संधि सौशर्य आता है मज्जा 6 में और संधि स्फुटन आता है मेद 6 में। तो जो आंसर है वो बनेगा ये सेकंड है, ये फर्स्ट में जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ये है। तो संधि शैथिल्य में आप याद रखना, ठीक है, इसमें भी अस्थि थी में थ आता है, तो अस्थि वाले में संधि शैथिल्य आता है, ठीक है। संधि सौशर्य जो होता है, संधि सौशर्य मतलब संधियों का खोखला हो जाना। तो यदि उसमें आपकी बोन मैरो ही लॉस हो जाएगी तो संधि क्या हो जाएगी, सौशर्य हो जाएगी। तो संधि सौशर्य किस में आएगा, मज्जाशय में। संधि स्फुटन जो है, संधि का स्फुटन मतलब उसमें मेद, यदि मेद जो रहता है लिक्विड आपका लिक्विफिकेशन का काम करता है, यदि मेद कम होगा तो संधि स्फुटन होता है, ठीक है। और संधि शून्यता किस में आती है, मास 6 में आती है, ठीक है। तो इसका आंसर ये बनेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकृति के व्यक्ति में बार बार मुखपाक होने की संभावना बनी रहती है, पित्त प्रकृति वाले में। निम्न में से कौन से स्नेह में योनि विशोधन गुण पाया जाता है, तो योनि विशोधन गुण किस में पाया जाता है, तेल में पाया जाता है। फिर अगला है, रोगी में अस्थि संधि स्नायु कोष्ठ मर्म में अत्यधिक रुझा होने पर निम्न में से किस स्नेह का प्रयोग किया जाता है, तो किस स्नेह का प्रयोग किया जाएगा, यदि सभी में रुझा हो रही है तो अत्यधिक रुझा यदि आ जाए तो उसमें याद रखना, उसमें हमेशा आपको वसा का प्रयोग करना है, ठीक है। तो अत्यधिक रुझा होने पर किस स्नेह का प्रयोग करते हैं, वसा का प्रयोग किया जाता है। किस अवस्था में अनाग्नि स्वेद निर्दिष्ट है, मज्जा आवृत वात में अनाग्नि स्वेद निर्दिष्ट बताया गया है, ठीक है। फिर आता है, रोगी को वामक योग पिलाने के पश्चात वमन हेतु कितने समय प्रतीक्षा करते हैं, तो ये आई थिंक ये सभी को पता होगा, है ना। तो ये कितने समय प्रतीक्षा करते हैं, 1 मुहूर्त या 45 मिनट। ज्वर, हृदय रोग, वात, गुदावर्त आदि रोगेशु पथ्यो किसके लिए कहा गया है, तो जो ज्वर में, हृदय रोग में, वातज रोग में, गुदा आवर्त में क्या श्रेष्ठ होता है, आरवबद्ध श्रेष्ठ बताया है। सारंगधर मत अनुसार भेदन निम्न में से किस द्रव्य का होता है, तो भेदन कौन सा करता है, कटुक रोहिणी जो है वो भेदन करती है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, कौन से प्रकार की जठराग्नि सर्व अपचार सह बताई गई है, मतलब जो सभी अपचारों को सहन कर ले, तो कौन सी बताई गई है, तीक्ष्ण अग्नि, है ना। उसमें जो भी खाओगे तो वो, ये इंपॉर्टेंट है, जो भी खाओगे वो सहन कर लेती। विच मेथड इज कंसिडर्ड एज ए गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ द एंड्रोमेट्रोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोमेट्रोसिस एक गायनिक डिसऑर्डर है जिसमें जो अपनी एंडोमेट्रियम रहती है यूट्रस की,
है ना, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम होती है वो पीरियड टाइम में, हर पीरियड टाइम में बनती है और फिर फ्लो से बाहर निकलती है। पर कई बार क्या होता है, ये एंडोमेट्रियम थिकनेस या तो मोटी हो जाती है, या ओवरी में भी बनती है, या आउटसाइड ऑफ द यूट्रस बनती है, तो उसको एंडोमेट्रोसिस बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इसकी भी 4 फेजेस होती हैं। तो जो इसका बेस्ट डायग्नोसिस है वो किससे होता है आपका, लेप्रोस्कोपी से। तो डबल पंचल लेप्रोस्कोपी से ही बेस्ट डायग्नोसिस होती है, क्योंकि आप जब अंदर जाओगे तभी देखोगे ना कि कहीं और बन रही है या नहीं बन रही है, ऐसे नहीं दिखाई देती। ठीक है, गर्भिणी स्त्री द्वारा छर्दी, निःश्वास, वेग का धारण व तोदयुक्त स्वेद पांडु वर्ण का योनि स्त्राव से पीड़ित होना किस व्यापक का लक्षण है, उपलुप्तता, है ना, यूपी से ही याद किया था। तो इसमें दो हैं, छर्दी और निःश्वास। फिर आता है चरक के मतानुसार निम्न में से कौन सा सदोग्रहित, निम्न में से कौन सा चरक के मतानुसार सदोग्रहित गर्भ का लक्षण नहीं है। तो कौन सा लक्षण नहीं है, तृप्ति है, तंद्रा है, हृदय व्यथा है, पिपासा नहीं है, ना, पानी नहीं लगता, इवन उससे बोला जाता है कि ज़्यादा पानी पियो। ठीक है, लिम्फो ग्रेनुलोमा वेनरम इज कॉज बाय, ये किसके द्वारा होता है, एल स्टेरोटाइप क्लाइमेडिया ट्राइकोमाइटिस। आचार्य सुश्रुत के मत अनुसार यदि सूतिका को अपतर्पण दिया जाए तो क्या होगा, यदि सूतिका है स्त्री और उसको अपतर्पण दे दिया जाएगा तो क्या होगा, उसकी व्याधि असाध्य हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि संतर्पण अपन देते हैं ना सूतिका को। अनिवांशिकी किस दर्शन का पर्याय है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, न्याय दर्शन का। तानी मार्धव सोसे लाघव करानी कौन से महाभूत प्रधान द्रव्यों के लिए कहा गया है। तो कौन से महाभूत प्रधान है, जो माधव सोसेर और लघु करते हैं, आकाश महाभूत प्रधान है। तो इजी जा रहे हैं ना। अच्छा, हरितकी का रसायन प्रभाव समाप्त करने के लिए शरद ऋतु में उसका प्रयोग किसके साथ करते हैं, तो शर्करा। तो देखिए, यदि आपको याद होगा, मैंने ट्रिक बताई थी, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, है ना, PMG में सेंध, शक, सुंठी पे। तो ये जो है शिशिर ऋतु में पीपली के साथ, बसंत ऋतु में मधु के साथ, ग्रीष्म ऋतु में गुड़ के साथ, वर्षा ऋतु में सेंधव के साथ, शरद ऋतु में शक्कर के साथ और हेमंत ऋतु में सुंठी के साथ हरितकी का प्रयोग बताया है। तो ये इसकी ट्रिक है। ठीक है, तो ईजिली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक याद कर लेंगे तो। फिर अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस गुण द्वारा शरीर का आह्लादन किया जाता है। तो किस गुण द्वारा आह्लादन होता है, शीत गुण के द्वारा आह्लादन होता है। सत्य और यथार्थ ज्ञान को क्या कहते हैं, सत्य और यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं। अरुंधत द्वारा लिखी हुई अष्टांग हृदय पे की का ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस है, सर्वांग सुंदरा। फिर नेक्स्ट है, सुश्रुत ने चैतन्य धातुर अभिव्यक्तो भवती गर्भावक्रांति के किस माह में बताया है। तो किस माह में गर्भावक्रांति में इन्होंने ये बताया है कि चौथे माह में, है ना, चेतना धातु की अभिव्यक्ति इन्होंने चौथे माह में बताई है। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इज नोन ऑफ आई ऑफ द हैंड, मीडियन नर्व को आई ऑफ द हैंड बोलते हैं, ये सभी को पता है। विच इज द नॉर्मल साइट ऑफ द इम्प्लांटेशन ऑफ ए ब्लास्टोसिट्स, ब्लास्टोसिट्स का यदि इम्प्लांटेशन करना है, IVF में हम बेसिकली ब्लास्टोसिट्स इम्प्लांट करते हैं। ET एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र जब किया जाता है, इसमें जो स्पर्म रहता है और जो ओवम रहता है उसको टेस्ट ट्यूब में मिलाते हैं, और यदि 5 डेज़ के भ्रूण को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। तो ET एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र करने के लिए ब्लास्टोसिस्ट बेस्ट होता है। ब्लास्टोसिस्ट में क्या हो जाता है, इसमें इस टाइप से, मतलब योग से एक अलग हो जाएगा और सेल्स अलग हो जाएंगी। तो ये जो होता है ब्लास्टोसिस्ट होता है, एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र के लिए ये बेस्ट होता है। तो ये कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस पे। ठीक है, अब अगला है, चर्मदल त्वचा में कौन से स्तर पे अधिष्ठित होता है। चर्मदल त्वचा श्वेता, हाँ, श्वेता का क्या है, चार्म। तो चर्मदल किस में है, श्वेता में है ना। इस टाइप से हम लोगों ने याद किया था। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डियोडिनम, डियोडिनम की लेंथ कितनी होती है, 20 से 25 सेंटीमीटर। आचार्य सुश्रुत के मत अनुसार स्थान संचय की अवस्था में कौन सा विवरण सही नहीं है। तो कौन सा विवरण सही नहीं है, उदर रोग विसूचिका में आएगा, अस्थिगत विद्रधि, पादगत वातसोणे, गुदगत अतिसार,
तो अतिसार जो है वो स्थान संश्रय अवस्था नहीं है, ये तो विमार गमन हो गया ना, वो अति हो गया, तो अतिसंग हो गया, ये तो कौन सा सही नहीं होगा, है ना, गुदगद अतिसार। आचार्य सुश्रुत के के अनुसार किस मर्म पर आघात होने से पक्षाघात हो जाता है, तो किस मर्म पर आघात होने से पक्षाघात होगा, लोहिताक्ष। इसमें ये देखो पक्षाघात इस टाइप से मैंने याद किया था, पक्ष में याद आता है, ठीक है। A laboratory report of a patient mentioned the chronic hypocortisolism. What will be the diagnosis? तो क्या हो जाएगा उसको, कुशिन सिंड्रोम है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइपरकॉर्टिसोलिज्म क्या होता है। तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल फॉर लॉन्ग टाइम तक होता है, उसको हाँ क्रॉनिक हाइपरकॉर्टिसोलिज्म कहते हैं। और इसको ये बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, कुशिंग सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रस क्षय से संबंधित है, तो ये तो सभी को पता होगा कौन सा लक्षण रस क्षय से संबंधित है, शब्द असंहिता, है ना। सूखपूर्ण गलास्थता किसके कारण होता है, तो ये भी सभी को पता है आई थिंक, कास के कारण। मूर्छा में तो पीटी करने से मूर्छा आती है, तो पित्त और तम, है ना, पित्त और तम इसमें दोष होते हैं। सारंगधर ने पिच्चू तिंदुक उदुम्बर किसके माण के लिए किया है, तो ये मैंने बोला था इसका सबको याद करना है। तो उदुम्बर किसके लिए है, कर्स का इसका पर्याय होता है, तो ये कर्स का एक पर्याय बताया गया है। सारंगधर के मत अनुसार मंथ किसकी उपकल्पना है, तो मंथ किसकी उपकल्पना बताई गई है, फांट की होती है। काशीस के सत्व रूप में क्या प्राप्त होता है, तो काशीस से सत्व रूप में क्या प्राप्त होता है आपका, लोहा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के शेड्यूल E1 में आता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा ड्रग है जो E1 में आएगा, तो E1 में अपन को जहाँ तक मुझे पता है कि पॉइजन अपन लोग रखते हैं, तो पारसिक यवानी जो रहता है ये पॉइजनस होता है थोड़ा, ठीक है। रसस्य बंधनार्थ जारनाथ भवत्य बलम ये गुण पादे प्रयुक्ते चेवात्र भवंती। यह कथन किसके संदर्भ में किया गया, जो रस का बंधन करे, ठीक है, जारण करे और पारत के गुण को बलाए, तो किसके लिए करा गया, कजली बनाते हैं, गंधक के लिए कहा गया है। सृष्ट लोह विनाशनी किसके लिए आया है, तो सृष्ट लोह विनाशनी किसके लिए आया है, गारकोष्ठी के लिए आया है, ठीक है। मधुकम किसका उदाहरण है, तो दीर्घ संधि का उदाहरण है, क्योंकि ये मधु प्लस उद्गम, तो ये छोटा ऊ मिलके क्या हो जाती है, बड़ा ऊ की मात्रा बनती है, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। अध्यात्म किसका उदाहरण बताया गया है, अध्यात्म अवयवी भाव समाज का उदाहरण बताया गया है, ठीक है। वकार का उच्चारण स्थान क्या है, तो वकार का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ, दांत और ओठ का यूज होता है, वाह बोलोगे तो, है ना। वेदन कर्म में किस शस्त्र का प्रयोग किया जाता है, तो वृद्धि पत्र का भेदन कर्म में, है ना, ये कल छेले के लिए यूज किया जाता है। करपत्र जो है वो छेदन और लेखन के लिए यूज किया जाता है ना। कुबरी आवे तो वेदन के लिए व्रीहिमुख, है ना, और वृद्धि पत्र भेदन के लिए यूज किया जाता है। ये सब ट्रिक्स मैंने जो है गोविंद पारेख के जो 80 पेजेस हैं, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं सब्जेक्ट वाइज भी लूँ ना, चूँकि मेरे जॉब में ऐसा रहता है कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए मेरे थोड़ा डिले होते हैं, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस चैनल पे काम करूँ। बाधिर अंध घ्राण घोरस्य नयनामानम किस रोग का उपद्रव बताया गया है, तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट थे बधिरता, अंधता और घ्राण का नष्ट हो जाना, किसका उपद्रव बताया गया है, प्रतिसाय का, ठीक है, प्रतिसाय का उपद्रव बताया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है एक 15 वर्षीय रोगी बहिरंग ओपीडी में आता है, गले के भीतर मंद रुझा है, कठोर है, कपासी फल के समान सूजन है, तो बागभट्ट ने ये किसके लिए बताया है, सिंपल कपासी फल के समान आ जाता है तो तुंडी के लिए, उसको क्या है, टॉन्सिल है। चलते यापी वर्तमानानी किसके लिए आया है, मतलब बार बार वर्तम को चला रहा है, तो निमेष के लिए है ये, है ना। वाथर वर्त में तो पैरालाइज हो जाएगा। लगन में
छोटी छोटी पीडिका हो जाती, वर्म निबंधन में वो चिपक जाएंगी वर्म। एक 20 साल का रोगी है, आँख में दर्द है, लालिमा है, प्रधान वेदना है, ओपीडी में आता है, तो कौन सा अपन को करना है? तो उसको सबसे पहले क्या करना है? पहला क्या होता है? आश्रितन बताता है, ड्रॉप ही देते हैं अपन। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन ऑप्थेल्मोमेट्रिक एसोसिएशन द मायोपिया सेड बी लो मायोपिया व्हेन द एरर इज, यदि एरर -3D से कम है तो उसको लो मायोपिया बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है गुडसॉल्स रूल इज एप्लीकेबल इन, बहुत इंपॉर्टेंट, गुडसॉल्स रूल किसके लिए होता है? फिस्टुला इन एनो के लिए होता है। वेदनो उपशांति स्रक प्रसादो मार्धवचा, यह लाभ किसके कर्म से उत्पन्न? वेदना की शांति होगी, रक्त शुद्ध हो जाएगा और मृदुका हो जाएगी। आई थिंक कि सभी को पता होगा। अविपरीत बंध, ठीक है। इन रिलेशन टू ब्रेस्ट लंप, ठीक है, द ट्रिपल असेसमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो 3 चीज़ों से हम इमेजिन करते हैं। तो इसमें जो आता है, क्लिनिकल असेसमेंट करते हैं, रेडियोलॉजिकल इमेजिन के जाते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल, ट्यूमर मार्कर अभी नहीं करते। जब हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन में बायोप्सी आ जाएगी तब हम उसका ट्यूमर मार्कर करेंगे। ठीक है, तो ट्रिपल असेसमेंट में क्या हो जाएगा? क्लिनिकल असेसमेंट करना है, उसकी मेमोग्राफी कराना है और उसकी बायोप्सी भेजना है। ठीक है, थ्रम्बोएजिनाइटिस ऑल्ब्रेंथ अदरवाइज नोन एज बर्गर्स डिसीज। ठीक है, सीवन कर्म किस में निर्दिष्ट होता है? सघा व्रण में। सुश्रुत संहिता के अनुसार अंश संधि च्युत होने पर संधि को अपने स्थान पर स्थापित करने के बाद कौन सा? तो अंश संधि में कौन सा बंध बांधते हैं? स्वस्तिक बंध बांधते हैं। आचार्य चरक के अनुसार बल वृद्धि कर भाव हैं, जो बल और वृद्धि दोनों को बढ़ाएं तो सिंपल आहार संपद, शरीर संपद और स्वभाव सिद्धि होते हैं। पश्चिम उत्थान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य जाएगा आपका? पेट में जमा चर्बी घटाने में ये फायदा देता है ना। शल्यक्रिया के बाद तो नहीं किया जाता, गर्भावस्था में नहीं किया जाता, कमर दर्द नहीं करेंगे, पेट में चर्बी को घटाने में काम करेगा। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार सठ कर्म किस अवस्था में करना चाहिए? तो जो सठ कर्म है वो किस अवस्था में करना चाहिए? मेद और श्लेष्म की वृद्धि में। भाव प्रकाश के अनुसार बैगन में क्या गुण बताए गए हैं? तो बैगन जो होता है वो कफ मेद अन्य लग्न होता है। ठीक है, किस अवस्था में रात्रि जागरण लाभकारी होता है? तो आई थिंक ये सभी को पता है, विष में रात्रि जागरण कराते हैं, निद्रा निषेध होती। घेरंड संहिता के अनुसार कौन से ऋतु में योगाभ्यास करना चाहिए? तो बसंत ऋतु श्रेष्ठ बताइए घेरंड संहिता ने योगाभ्यास करने के लिए। तो यहाँ जो हमारा AIPGT 2018 कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वीडियो में AIPGT में 2019 का जो है वो वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही। चैनल आपको यदि पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।